होस्ट को होस्ट नहीं किया। अच्छा ज्वाइन करेगा कोई तब है अब करेंगे होस्ट एंड को होस्ट तो ले लेते हैं। शेयर हो गया। शेयर कर दिया सीधा। तो पट्टी आ जाती है ना, फालतू चीजें हट जाती है, फिर कोई लेना देना नहीं रहता। अच्छी जुड़े 2 मास्क वापस से लगाना पड़ेगा। फिर से जिंदगी उतनी तबाह जितनी। हाँ सही कह, तो बहुत ज्यादा आसानी से ये पार करती है। तो इंग्लैंड कहाँ फोकस कर रहे हैं और से इतना बेनिफिट होगा और से कि नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ाने की कोशिश में लगी भाई 2.5 करोड़। वहां पे इनके पास पैसे की कमी नहीं आ रही जब सेंटर डाल रहे हैं। नहीं तो आप ही का निकाल के तो डाल रहे हैं, तो कही रहे। अभी लेट छूटा। Thank you so much. Very good morning to all of you. Very good morning to all of you. Very good morning, beta. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ऑडियो वीडियो और स्क्रीन शेयर हो रही है। ऑडियो वीडियो क्लियर है और स्क्रीन शेयर हो रही है। वेरी गुड। अब बेटा वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये स्लाइड पिछले क्लास में हो गई थी, चेक करो। ये भी हो गई थी। हाँ क्वेश्चन और बाद में होता ना क्लास के बाद, ये नहीं हुई थी। चलो कोई बात नहीं, अब चैटिंग रोको, पढ़ लिया जाए। लास्ट के 10 मिनट्स क्वेश्चन और होंगे, ठीक है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उत्कर्ष अभी मॉर्निंग बेटा, आफ्टरनून तक चलेगा, इवनिंग नहीं चलेगी, ठीक है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब आप चैटिंग बंद करो, आगे पढ़ा जाए। लास्ट के 10 मिनट्स क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। वेल डन, ठीक है ना। ओके, ध्यान से पढ़ो। ये जो डायग्राम है इसको मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर डेफिशिएंसी जो है मोबाइल एलिमेंट की होगी, जैसे एनपीके या सीएमजी है, तो जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स है वो फर्स्ट कहाँ पे दिखेगा, ओल्डर लीफ में। और डेफिशिएंसी अगर इमोबाइल की होगी तो डेफिशिएंसी सिम्टम फर्स्ट अपीयर्स इन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए इसको याद करके रखना है। इमोबाइल में डेफिशिएंसी फर्स्ट अपीयर्स इन, आंसर गया क्या, यंगर लीफ।
सल्फर बेटा दोनों में आता, मोबाइल और इमोबाइल दोनों में आएगा सल्फर, है ना। चलो, एक्टिवली मोबिलाइज्ड विद इन द प्लांट्स एंड एक्सपोर्टेड टू यंग डेवलपिंग टिश्यूज, द डेफिशिएंसी सिम्टम टेंड टू अपीयर फर्स्ट इन ओल्डर टिश्यूज। जो एक्टिवली मूव करने, मोबाइल और इमोबाइल दोनों की लिस्ट में आता है सल्फर, ठीक है। जो इनऑर्गेनिक सल्फर होता है सल्फेट के फॉर्म में, और एक ऑर्गेनिक सल्फर है जो प्रोटीन के फॉर्म में होगा, है ना। ये दोनों मोबाइल और इमोबाइल दोनों की लिस्ट में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस आर फर्स्ट विजिबल इन द सेनिसेंट या ओल्डर लीफ। सेनिसेंट या ओल्डर लीफ में ये दिखेंगे, ठीक है। अगर एलिमेंट कैसा हमारा मोबाइल है, the deficiency symptom tend to appear first in the young tissues whenever the elements are relatively immobile or not transported out of the mature organs. For example, elements like sulfur and calcium are parts of the structural component of the cell and hence are not easily released. जो इनऑर्गेनिक सल्फर है सॉइल से एब्जॉर्ब हो रहा है बेटा, वो तो मोबाइल है, पर आपको पता है ना मेथियोनिन अमाइनो एसिड में सल्फर मिलता है। तो अगर ये प्रोटीन बनाई हुई है तो प्रोटीन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हुआ, तो वो मोबाइल नहीं होगा, है ना। आर्ची, मैंने कल बताया था बेटा कि जब मोबाइल एलिमेंट होगा तो वो ओल्डर लीफ से क्या करेगा, मूव करके यंगर लीफ तक चला जाएगा, लेकिन सॉयल में अब वो है नहीं, तो जाहिर है कि ओल्डर लीफ को अब वो मिल नहीं पाएगा, तो डेफिशिएंसी सिम्टम पहली बार कहाँ दिखेगा, ओल्डर में दिखेगा। आर्ची बेटा मैं पिछले क्लास में इसको बता दिया था आपको, क्लियर हुआ आर्ची। मोबाइल है तो ओल्डर लीफ से यंगर लीफ तक मूव करके चला गया, लेकिन अब सॉयल से ओल्डर लीफ में नहीं आ रहा है, इसलिए मोबाइल एंड का मोबाइल एलिमेंट का फर्स्ट सिम्टम कहाँ पे दिखा हमको, ओल्डर लीफ में दिखा। और इमोबाइल होगा तो ओल्डर में तो है ही, यंगर लीफ तक नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि सॉयल में उसकी डेफिसिट हो गई है, तो फर्स्ट सिम्टम अपीयर होगा कहाँ पे, यंगर लीफ में। क्लियर हो गया। चलो आगे देखते हैं, ये पढ़ा दिया था पिछले क्लास में, ये एनसीईआरटी का की लाइन है, इसको याद रखना है। क्लोरोसिस मैं समझा चुका हूं पिछले क्लास में, एनकेएस, एनकेसिंग, एम क्यूब, फेजन, ये हुआ क्लोरोसिस। कमक पुके, ये हुआ आपका नेक्रोसिस। एनकेएसएमओ वही एनकेसिंग है, और मॉलिब्डेनम हो गया। के आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि केआर सर सेल डिवीजन पढ़ाए हैं, तो जाहिर है कि केआर सर उसमें होंगे, और डिले इन फ्लावरिंग में के नहीं होगा, तो ये एनएसएमओ हो जाएगा। ये याद रखना है, इससे पूछ लेगा आपसे क्वेश्चन जंबल करके। You can see from the above that the deficiency of any element can cause multiple symptoms and that the same element may be caused by the deficiency of one of several elements. इस लाइन का मतलब समझो। अब देखो, क्लोरोसिस जो कॉज कर रहा है उसी की डेफिशिएंसी देखो नेक्रोसिस भी कॉज कर रही है, और इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन में भी शामिल है, ठीक है। सल्फर को देख लो, क्लोरोसिस कॉज कर रहा है, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन में भी शामिल है, और डिले इन फ्लावरिंग में भी शामिल है। यानी एक ही एलिमेंट की डेफिशिएंसी से डिफरेंट सिम्टम्स हो सकते हैं। क्लियर हुआ बेटा। इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि एक ही एलिमेंट डेफिशिएंसी होने पर डिफरेंट सिम्टम दे सकता है, या डिफरेंट एलिमेंट्स सेम सिम्टम दे सकते हैं। कंफर्म हुआ। इस लाइन का मतलब समझ में आया, बहुत कंफ्यूजिंग लाइन, इसको ध्यान से सुनो। एक ही एलिमेंट की डेफिशिएंसी से, देखो सल्फर की डेफिशिएंसी से क्लोरोसिस भी हो रहा है, इधर आपका इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन भी हो रहा है, डिले इन फ्लावरिंग भी हो रही है। तो हम कह सकते हैं क्या
एक ही एलिमेंट की डेफिशिएंसी से डिफरेंट सिम्टम्स आ सकते हैं, या डिफरेंट एलिमेंट की डेफिशिएंसी से एक ही सिम्टम आ सकता है। इस लाइन का मतलब समझ में आ गया? टाइप करो। वेरी गुड। अब आओ, हैंस टू आइडेंटिफाई द deficient element, one has to study all the symptoms developed in all the various parts of the plant and to compare them with the available standard tables. अब क्या है कि हर एलिमेंट की डेफिशिएंसी का एक स्टैंडर्ड टेबल बनाया जा चुका है, और वही हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक का इस्तेमाल करके ही बनाया गया है। और जो भी डेफिशिएंसी सिम्टम हमको प्लांट के अंदर दिखता है, उसी से हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड टेबल से, और फिर हम ये पता लगा लेते हैं कि किस एलिमेंट की डेफिशिएंसी इस समय चल रही है। We must also be aware that different plants also respond differently to the deficiency of the same element. एक ही एलिमेंट के डेफिशिएंसी से डिफरेंट प्लांट डिफरेंट टाइप से जो है, अब जैसे क्लोरोसिस मैग्नीशियम भी कॉज कर रहा है, क्लोरोसिस आयरन की वजह से भी हो रही है, मैग्नीज की वजह से भी क्लोरोसिस हो रही है। जाहिर है इन सबकी क्लोरोसिस येलोइंग ऑफ लीफ तो होगी, पर उनके शेड्स क्या होंगे, अलग अलग आएंगे, वो डिफर करेंगे एक दूसरे से, बट सब में लॉस ऑफ क्लोरोफिल है, इसलिए हम बोलेंगे कि वो कॉज कर रहे हैं क्या, क्लोरोसिस। लास्ट लाइन का वही मतलब है। ये स्लाइड पूरी क्लियर हुई? लास्ट में कह रहा है वी मस्ट आल्सो बी अवेयर दैट डिफरेंट प्लांट्स आल्सो रेस्पॉन्ड डिफरेंटली टू द डेफिशिएंसी ऑफ द सेम एलिमेंट। अलग अलग प्लांट में अलग अलग डेफिशिएंसी सिम्टम सेम एलिमेंट के आपको दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि सबका इम्यून सिस्टम क्या है, अलग अलग है, तो वो अलग अलग सिम्टम्स भी क्या करेंगे, शो करेंगे, बट ओवरऑल जो सिम्टम होगा वो क्या होगा, सिमिलर टाइप का होगा। ओवरऑल सिम्टम क्या होगा, जैसे क्लोरोसिस है तो वो चाहे आपके जो है मैंगो में हो, या पी में हो, या डलबर्जिया शिशु में हो, किसी भी प्लांट में होगी, सब में येलोइंग होगी। लेकिन जो येलोइंग की जो है पैरामीटर्स हैं, जो येलोइंग की एरिया है, वो अलग अलग होगी, है ना। ये इस पॉइंट के बारे में था। अब इसके बाद हम अगले स्लाइड पे आते हैं। अगला स्लाइड हमारा है टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अब इसके बारे में सुनो। टॉक्सिसिटी क्या है? आपने कल पढ़ा कि क्रिटिकल कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन अगर प्लांट को अवेलेबल है तो उससे डेफिशिएंसी सिम्टम्स आ रहे हैं, और कुछ एलिमेंट्स हैं अगर प्लांट बॉडी में उनकी क्रिटिकल कंसंट्रेशन से ज्यादा कंसंट्रेशन हो गई तो वो कॉज करते हैं क्या, टॉक्सिसिटी। हमने क्या कहा, हमने कहा कि आपने देखा क्रिटिकल कंसंट्रेशन वो कंसंट्रेशन थी जिस कंसंट्रेशन के बिलो जाने पर प्लांट की ग्रोथ क्या हो रही थी, रिटार्ड हो रही थी, रुक रही थी। दूसरा पॉइंट हमने क्या कहा, क्रिटिकल कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की अवेलेबिलिटी पे अगर आप देखेंगे तो प्लांट के अंदर आपको जो है मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस दिखाई देते हैं, जिसे आप नाम देते हो क्या, दैट विल बी टर्म्ड एज डेफिशिएंसी सिम्टम। और इन डिजीजेस को आप नाम देते हो क्या, फिजियोलॉजिकल डिजीजेस। जो डेफिशिएंसी से डिजीज कॉज होती हैं, दैट डिजीजेस आर कॉल्ड फिजियोलॉजिकल डिजीजेस। ठीक है, अब आओ दूसरा टॉक्सिसिटी के बारे में समझो। ये आपकी क्रिटिकल कंसंट्रेशन है, क्रिटिकल कंसंट्रेशन पे नॉर्मल ग्रोथ हो रही है। ठीक है, बिलो क्रिटिकल कंसंट्रेशन हम गए तो इससे डेफिशिएंसी सिम्टम आपको मिलेगा। क्या मिलेगा, डेफिशिएंसी सिम्टम। इसी को आप फिजियोलॉजिकल डिजीज कहते हो। क्या कहते हो, फिजियोलॉजिकल डिजीज। ठीक है, दूसरा इससे अबव गए तो उसको हम बोलते हैं टॉक्सिसिटी। क्या बोलते हैं, टॉक्सिसिटी। सुनो ध्यान से, बिलो गए आप तो कॉज हुआ क्या, डेफिशिएंसी। अबव गए तो क्या हुआ, कॉज टॉक्सिसिटी। पर क्वेश्चन ये उठता है
कि टॉक्सिसिटी हम मानते कब है। याद रखना कि टॉक्सिसिटी हम तब मानेंगे जब प्लांट के ड्राई वेट में जो डिक्रीज आती है वो क्या आती है, 10% आ जाती है। किसी भी मिनरल की ज्यादा कंसंट्रेशन होने पर प्लांट के अगर ड्राई मैटर में डिक्रीज कितनी है, 10%, तब हम उसे मानते हैं क्या, टॉक्सिसिटी। ठीक है, ये सब एनसीईआरटी के डेटा बेटा, इसको मेमोराइज करके रखना है। ठीक है, तो एनी मिनरल आयन और डेफिशिएंसी सिम्टम में याद रखना कि डेफिशिएंसी सिम्टम में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम बात करते हैं टॉक्सिसिटी की, तो टॉक्सिसिटी जनरली किसके जो है, टॉक्सिसिटी किसके जो है डेफिशिएंसी से होगी, किसके जो है ज्यादा अमाउंट से होगी, तो याद रखना माइक्रोन्यूट्रिएंट के। क्यों, क्योंकि मैक्रो का तो कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है ना, तो वो क्यों टॉक्सिसिटी कॉज करेंगे। जो टॉक्सिसिटी कॉज होती है वो मेनली किसकी, प्लेंटी ऑफ किस मिनरल की वजह से होगी, माइक्रो की वजह से होगी, क्योंकि उनके रिक्वायरमेंट बेटा कम है, और वो अगर ज्यादा आ गए प्लांट बॉडी के अंदर तो वही कॉज करेंगे क्या, टॉक्सिसिटी। और यहाँ पर हमें जिसे पढ़ना है वो मैंगनीज टॉक्सिसिटी है। तो मैंगनीज टॉक्सिसिटी के बारे में हम डिटेल पढ़ने वाले हैं। इसमें दो तरह के सिम्टम होंगे। एक प्राइमरी सिम्टम होगा जिसमें क्लोरोटिक वेन्स होंगी और वो ब्राउन स्पॉट को जो है सराउंड करती है। जैसे ये लीफ आपकी, तो यहाँ पर वेन्स कैसी होंगी, येलो कलर की हो जाती है, और ये सराउंड करती हैं ब्राउन स्पॉट्स को। ये ब्राउन स्पॉट है और सराउंडेड बाय क्लोरोटिक वेन्स। ये किसके जरिए सराउंड होती हैं, ये प्राइमरी सिम्टम है। अब सुनो, अगर यहीं पे क्वेश्चन आपसे मोल्ड करके पूछ लिया कि सेकेंडरी सिम्टम क्या होगा, तो मैंगनीज टॉक्सिसिटी की वजह से यही आपको पढ़ना है। इसी का एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। मैंगनीज टॉक्सिसिटी की वजह से कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम, इन तीनों के डेफिशिएंसी सिम्टम्स आपको दिखेंगे। ये हमारा सेकेंडरी सिम्टम हुआ। क्या दिखेंगे इनसे, हमारे आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम के डेफिशिएंसी सिम्टम दिखेंगे। तो प्राइमरी सिम्टम हुआ ब्राउन स्पॉट सराउंडेड बाय क्लोरोटिक वेन्स। सेकेंडरी सिम्टम हो गया हमारा, क्या बोलो, मैंगनीज टॉक्सिसिटी की वजह से सेकेंडरी सिम्टम क्या हुआ, डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ कैल्शियम, आयरन एंड मैग्नीशियम। तो यही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। एनी मिनरल आयन, स्पेशली कौन होगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन इन प्लांट टिश्यू that reduces the dry weight of the tissue by about 10% is considered as toxic and this effect is called toxicity. एक्सेस ऑफ मैग्नीज देख रहे हैं आप, मैग्नीज की एक्सेस, हमने कहा ना क्रिटिकल कंसंट्रेशन से ज्यादा आ गई है। कॉज अपीयरेंस ऑफ ब्राउन स्पॉट सराउंडेड बाय क्लोरोटिक वेन, ये प्रोमिनेंट या प्राइमरी सिम्टम है। मैग्नीज क्या करेगा, आयरन के साथ कंपीट करेगा, मैग्नीशियम के साथ कंपीट करेगा फॉर अपटेक, एंड मैग्नीशियम के साथ फिर कंपीट करेगा रुबिस्को और पेप्टेज के साथ बाइंडिंग के लिए। मैग्नीज आल्सो इनहिबिट्स कैल्शियम ट्रांसलोकेशन इनटू द सूट अपेक्स। ये कैल्शियम को, एक तो ये क्या काम कर रहा है कि मैग्नीज की टॉक्सिसिटी जो है आयरन और मैग्नीशियम दोनों के अपटेक को रोक रही है। दूसरा, मैग्नीशियम की एंजाइम के साथ बाइंडिंग को रोक रही है। तीसरा, कैल्शियम के ट्रांसलोकेशन को जो शूट अपेक्स की तरफ हो रहा है उसको रोक रही है। So the excess of manganese may in fact induce deficiencies of iron, magnesium and calcium. Thus, what appears as symptom of manganese toxicity may actually the deficiency symptom of iron, magnesium and calcium. तो प्राइमरी सिम्टम हमारा क्या हो गया इसका, ब्राउन स्पॉट्स सराउंडेड बाय क्लोरोटिक वेन्स। क्या हुआ, ब्राउन मैंने प्रियांशु दवे शुरू में ही समझा दिया कि टॉक्सिसिटी कब काज होती है, जब किसी न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन, किस न्यूट्रिएंट की, माइक्रो न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन प्लांट के अंदर एक्सेस में आ जाए, तो उसकी वजह से
उसके अंदर जो ड्राई मैटर की इंक्रीज है, वो इंक्रीज की बजाय 10% क्या होता है, ड्राई मैटर, ड्राई वेट उसका 10% डिक्रीज कर जाता है। तब हम मानते हैं क्या, टॉक्सिसिटी। यहाँ पर जो टॉक्सिसिटी का एग्जाम्पल लिया हुआ है वो क्या लिया हुआ है, वो लिया हुआ है मैग्नीज टॉक्सिसिटी। मैग्नीज टॉक्सिसिटी की वजह से आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम, इन तीनों का जो है प्लांट के अंदर या तो अपटेक कम हो जाता है, या एंजाइम के साथ बाइंडिंग पुअर होती है, या इनका सूट में ट्रांसलोकेशन पुअर होता है। जैसे मैग्नीज की टॉक्सिसिटी, यानी मैग्नीज एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है, अगर उसकी कंसंट्रेशन प्लांट बॉडी में ज्यादा हो गई तो वो क्या करेगा, प्लांट बॉडी में मैग्नीज की कंसंट्रेशन ज्यादा होने पे जो लीफ के अंदर पहला चेंज आपको दिखेगा उसको प्रोमिनेंट या प्राइमरी सिम्टम कहते हैं। आप देखेंगे जो उनकी वेन्स हैं वो पीली पड़ जा रही हैं और जगह जगह पे ब्राउन कलर के स्पॉट्स आ रहे हैं। क्लियर हुआ, ये तो हुआ प्राइमरी सिम्टम। अब सेकेंडरी सिम्टम लीफ के अंदर क्या आएगा, यानी इसके बाद क्या सिम्टम दिखेगा। तो हमने कहा कि ये आयरन और मैग्नीशियम के अपटेक को जो है रिड्यूस करता है, साथ में मैग्नीशियम का एंजाइम जैसे रुबिस्को है, पेप्टेज है, उनके साथ बाइंडिंग को जो है अफेक्ट करता है। तीसरा, कैल्शियम का जो शूट अपेक्स में ट्रांसलोकेशन हो रहा है उसे रोक रहा है। तो जाहिर है प्लांट के अंदर जो है आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम की क्या होगी, डेफिशिएंसी होगी। तो सेकेंडरी सिम्टम या लेट सिम्टम आपको क्या दिखेगा, डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। क्लियर हुआ प्रियांशु दवे। चलो अगले पॉइंट पे आते हैं। ये आपका जो है दिखाया हुआ मैग्नीज टॉक्सिसिटी की वजह से ये पीली पड़ी हुई वेन है और ये ब्राउन कलर के स्पॉट्स आए हुए हैं। ये मैग्नीज टॉक्सिसिटी आपका जो है पी में दिखाया गया हेल्दी लीफ है, और ये आपकी जो डेफिशिएंट वो टॉक्सिसिटी कॉज हुई लीफ है उसके सिम्टम्स है। ये प्रोमिनेंट या प्राइमरी सिम्टम दिखा रहा है। रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब इन न्यूट्रिएंट्स का रोल प्लांट बॉडी में क्या है इसे सुनो, और इसे कैसे याद करना है ये सुनो। पहला तो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रहा है ये याद करना है, नोट कर लो। पहला ये जो आपका है इससे एक क्वेश्चन फिक्स रहता, आता ही आता है। मैं मिनरल न्यूट्रिशन पहले पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद रेस्पिरेशन वो एंजाइम खत्म करूंगा। क्यों, क्योंकि ये वो चैप्टर्स हैं बेटा जिससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस हर साल फिक्स आ ही रहे हैं। और अगर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट आप देखोगे तो वो नहीं भी आता है, 3-3 4-4 साल तक स्किप किया हुआ आया ही नहीं है। उसे सबसे लास्ट में यही पढ़ाने का रीजन है ताकि इन सबके साथ जस्टिफाई किया जा सके और आपके मार्क्स जो है हर हाल में अफेक्टेड ना हो। ठीक है, अब सुनो, पेन और कॉपी ले लो, नोट कर लो कि इसको तैयार कैसे करना है, क्या क्या इसमें तैयार करना है जो एनसीईआरटी ने दे रखा है। पहला पॉइंट है कि किस फॉर्म में वो मिनरल एब्जॉर्ब होता है, रूट के थ्रू सॉइल से वो मिनरल किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। दूसरा, उसका रोल क्या है प्लांट बॉडी में। तीसरा, इसकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स कैसा होगा। तीनों चीजें याद हो गई। पहला हो गया किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा, दूसरा हो गया रोल इन प्लांट बॉडी, तीसरा हो गया उसका डेफिशिएंसी सिम्टम। क्लियर हो गया। और सुनो दूसरा पॉइंट, इसे एक ही दिन बैठ के मत याद करने लगना, नहीं सब घांच पांच कर दोगे। इसको याद करने का बेस्ट मेथड है एक दिन में 2 याद करो केवल, वो 5 से 7 मिनट तेरा लेंगे। एक दिन में सिर्फ 2 याद करो, मेमोराइज करो केवल 2। जब ये 13 जो दिए हुए हैं लिस्ट में ये सारे याद हो जाएंगे, फिर इसके बाद एक साथ याद कर लो। घर पे अगर हो तो मम्मा को अपने कह दो कि वो तुम बोल रहे हो वो सुन ले, नहीं तो मैं तो पूछूंगा ही। पहला किस फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रहा है, दूसरा उसका फिजियोलॉजिकल या प्लांट बॉडी में उसका रोल क्या, फंक्शन क्या है, और तीसरा उसका डेफिशिएंसी सिम्टम कैसा है अगर दिया है तो। क्लियर हो गया सचिन कुमार।
अगर यहाँ रह रहे हो तो अपने दोस्त से कह लो कि वो सुन ले, नहीं तो मैं नीचे बैठता हूँ, आकर के मुझे सुना दो। ठीक है उत्कर्ष, चलो अब शुरू करते हैं, इसको समझ लो। इवनिंग में आ जाना 4 से 6 के बीच में। Essential elements perform several functions. They participate in various metabolic processes in the plant cells, such as permeability of cell membrane, maintenance of the osmotic concentration of cells, ETS पढ़ चुके हो, buffering action, enzymatic activity, and act as major constituent of macromolecules and coenzymes. ये इनके functions हैं. Various forms and functions of mineral elements are given below. आप एक एक सुनो, नाइट्रोजन किस फॉर्म में आ रहा है, नाइट्रेट के फॉर्म में आ रहा है, कभी कभी नाइट्राइट के फॉर्म में आ रहा है या NH4 प्लस के फॉर्म में आ रहा है। ये फॉर्म हो गया किस फॉर्म में, हुआ एब्जॉर्ब हो रहा है। नाइट्रोजन रिक्वायर्ड है सभी प्लांट पार्ट के लिए, स्पेशली मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल के लिए। नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट पूरे प्लांट को है, लेकिन ज्यादा रिक्वायरमेंट किसको है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को और मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स को। प्रोटीन रहेगा, न्यूक्लिक एसिड रहेगा, सब में तो यही है ना, नाइट्रोजन ही है ना मौजूद, तो जाहिर है कि ये सबके लिए रिक्वायर्ड है। अब ये किसका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है ये याद करना है। प्रोटीन में मिलेगा, न्यूक्लिक एसिड्स में मिलेगा, विटामिन में मिलेगा, हार्मोन्स में मिलेगा। तो नाइट्रोजन नाइट्रेट, नाइट्राइट या अमोनियम के फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रहा है। दूसरा ये मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट हुआ किसका, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन और हार्मोन्स का, ये याद रखना है। दूसरा हो फास्फोरस। फास्फोरस सॉइल से H2PO4 माइनस या HPO4 माइनस इस फॉर्म में ऑब्जर्व हुआ, और ये मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है सेल मेम्ब्रेन का, कुछ प्रोटीन का, और सभी न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड्स का। एंड फास्फोराइलेशन रिएक्शन में इसका यूज होगा। फास्फोराइलेशन रिएक्शन का मतलब समझ रहे हो ना, पढ़ा चुका हूं। एटीपी की जो सिंथेसिस करा रहे हो ना, that will be termed as what, phosphorylation reaction. सेल मेम्ब्रेन में फास्फोलिपिड आपने पढ़ा है ना, पढ़ा है नहीं पढ़ा है, तो सेल मेम्ब्रेन का कॉन्स्टिट्यूएंट हो गया। कुछ प्रोटीन्स में भी फास्फोरस पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड में आपको पता है बिना फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के जो है न्यूक्लिक एसिड बन ही नहीं सकती है, सारे न्यूक्लियोटाइड में फास्फेट है, तो जाहिर है इनके इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। और एक सबसे बड़ी बात, जो फास्फोराइलेशन रिएक्शन यानी जहां पे एटीपी की आप सिंथेसिस करा रहे हो, वहां पे फास्फोरस का होना मस्ट है। दूसरा क्लियर हो गया। अब तीसरे पे आओ, पोटेशियम। पोटेशियम नीट पूछ चुका है। इट इज एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ K+ के फॉर्म में, और ये भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के जरिए बहुत रिक्वायर्ड है। बर्ड्स में चाहिए, लीफ में चाहिए, रूट टिप्स में चाहिए। और इसका काम क्या है, एनायन कैटायन बैलेंस मेंटेन करता है सेल का। प्रोटीन सिंथेसिस में इसका यूज होता है, आगे पढ़ाऊंगा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में रोल है। एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम एंड इन द मेंटेनेंस ऑफ द टर्जिडिटी ऑफ द सेल। जरा सा टाइप करो तो किस एंजाइम के एक्टिवेशन में पोटेशियम का रोल आप पढ़ के आ रहे हो, देखो कितना याद है। फास्ट टाइप करो, फास्ट टाइप करो। अब तक गलत जवाब आ रहे हैं, सही जवाब दो। प्रियांशु दवे, पायरुवेट बनाने वाले एंजाइम का नाम बता। जब फास्फोइनॉल पायरुवेट कन्वर्ट हो रहा है पायरुवेट में, पायरुविक एसिड काइनेज, क्या नाम है, पायरुविक एसिड काइनेज। क्लियर हुआ, वेरी गुड। क्या है, पायरुविक एसिड काइनेज, वहां पोटेशियम क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। भाव कैल्शियम में प्लांट इसे Ca2+ के फॉर्म में एब्जॉर्ब कर रहा है। ये भी मेरिस्टेमेटिक और डिफरेंशिएटिंग टिश्यूज के लिए रिक्वायर्ड है। सेल डिवीजन के दौरान सेल वॉल का फॉर्मेशन इससे हो रहा है। कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट मिडिल लैमेला में पाया जा रहा है, आपको पता ही है। इसके अलावा माइटोटिक स्पिंडल, जो स्पिंडल फाइबर बनाते हो, बिना कैल्शियम के वो पॉलीमराइज ही नहीं करेंगे, वहां पर इसका
रिक्वायरमेंट है और ओल्डर लीफ में ये एक्यूमुलेट होगा। नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन के लिए ये जरूरी है। बिना कैल्शियम के जो आप प्रोटीन से प्रोटीन चैनल या कैरियर प्रोटीन से ट्रांसपोर्ट कराते हो पॉसिबल नहीं है। और इस कुछ एंजाइम का एक्टिवेटर वो है और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। ये इसके क्या है, फंक्शंस हैं। क्लियर हो गया किस फॉर्म में एब्जॉर्ब हुआ, क्या फंक्शन है। बाकी डेफिशिएंसी सिम्टम तो आप वहां पढ़ ही लिए हो। वर्षा बेटा मैंने पढ़ाया था ना, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है आपकी क्या, मिडिल लैमिला, और दो प्लांट सेल को वो क्या करती है, जोड़ती है ना। ध्यान से पढ़ वर्षा। अब आ जाओ मैग्नीशियम पे। मैग्नीशियम जो है Mg2+ के फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रहा है। यह रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के एंजाइम को एक्टिवेट कर रहा है। डीएनए और आरएनए के सिंथेसिस में आपने मॉलिक्यूलर बेसिस में पढ़ रखा है, ये एक्टिवेटर का काम कर रहा है वहां पे। मैग्नीशियम रिंग स्ट्रक्चर में क्लोरोफिल के पाया जा रहा है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। और राइबोसोम की जो स्ट्रक्चर है उसमें भी मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। हाँ, सारे रेस्पिरेशन के और फोटोसिंथेसिस के जो है वो जिम्मेदार होता है एक्टिवेटर के तौर पे, मेटालिक एक्टिवेटर है। अब अगला आ जाता है सल्फर। सल्फर भी नीट ने पूछ लिया है। सल्फेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा और 2 अमाइनो एसिड में ये पाया जाता है, यही पूछा था नीट में। सिस्टीन और मेथियोनिन बहुत अच्छे से पकड़ के रखना है। और मेन कंस्टिट्यूएंट क्या है, सेवरल कोएंजाइम्स। एसिटाइल कोएंजाइम में याद आया, उसमें सल्फर होता है ना, विटामिन में मिलेगा जैसे थियामिन, बायोटीन और कोएंजाइम ये है। और फेरोडॉक्सिन में भी पाया जाएगा सल्फर। ठीक है, तो ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट इतने लोगों का है, इसको याद रखना है। अब आओ अगले पे, अगला आयरन आता है। आयरन में अगर हम जाएंगे, प्लांट्स से Fe3+ पूछा जा चुका है नीट में, याद रखना है कि किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। तो Fe3+, ये अगर हम माइक्रो न्यूट्रिएंट का कंपेयर, अगर आपसे पूछे कि कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड होता है, तो याद रखना कि इसकी रिक्वायरमेंट बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट के कंपेयर में क्या होती है, ज्यादा होती है। और ये इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है प्रोटीन का। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में फेरोडॉक्सिन और साइटोक्रोम्स में इसके बारे में बात हो चुकी है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में फेरस और फेरिक फॉर्म में कन्वर्जन होता है, वही ये चीज दिया हुआ है कि रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज्ड फ्रॉम Fe2+ से Fe3+ ड्यूरिंग ETS में इसी फॉर्म में ये चेंज होता रहता है। कैटलेज एंजाइम भी पूछ चुका है नीट। ये कैटलेज एंजाइम का मेटालिक एक्टिवेटर है और इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में आपको याद होगा मेटालिक एक्टिवेटर के तौर पर यूज किया जाता है क्या, आपका आयरन। बेटा नाइट्रोजन मैक्रोन्यूट्रिएंट है। आकाश कुंडू, नाइट्रोजन मैक्रोन्यूट्रिएंट में बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। पर हमने कहा कि माइक्रोन्यूट्रिएंट में अगर आपसे पूछा कि सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट किसकी है, तो आंसर जाएगा क्या, आयरन। ठीक है, अब आओ आयरन के बाद अगला आता है मैग्नीज। मैग्नीज Mn2+ के फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रहा है और ये इन्वॉल्व हो रहा है फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। यह क्रेब्स साइकिल के कई एंजाइम्स हैं जिनका एक्टिवेटर है। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म आगे पढ़ने वाले हो, वहां पे इनका रोल है। और फोटोसिंथेसिस में इनका रोल आप पढ़ के आ रहे हो क्या, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर याद आया, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स में इन्वॉल्व हो रहा है। वही दे रहा कि द बेस्ट डिफाइंड फंक्शन ऑफ मैंगनीज इज द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टू लिबरेट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। क्लियर हुआ, वेरी गुड। अब 9वें नंबर पे आओ, जिंक। जिंक Zn2+ के फॉर्म में आएगा। एंजाइम जिसे ये एक्टिवेट करता है कार्बोक्सिलेज है। और ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में कि ट्रिप्टोफैन और जिंक बोथ आर इन्वॉल्वड इन द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन्स। क्या, ऑक्सिन्स, वेरी गुड।
अब आओ अगला, कॉपर। कॉपर Cu2+ के फॉर्म में होगा। ओवरऑल मेटाबॉलिज्म प्लांट में ये रेगुलेट करेगा। आयरन की तरह से ये कुछ एंजाइम्स में भी इन्वॉल्व होता है, रेडॉक्स रिएक्शन में भी। और ये क्यूप्रस और क्यूप्रिक फॉर्म में क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। आपको याद है कि कॉपर कहां पर मेटालिक एक्टिवेटर यूज हुआ था ईटीएस में? टाइप फास्ट, कॉम्प्लेक्स 4, वेरी गुड, वेल डन। और यही बात अगर मैं तुझे पूछ लूं कि अगर फोटोसिंथेसिस में पूछ लिया तो क्या करेगा? कौन सा ईटीएस का मेंबर है जिसमें कॉपर यूज होता है फोटोसिंथेसिस में? बताया था क्लास में, फोटोसिंथेसिस श्रुति, फोटोसिंथेसिस आकाश, बेटा फोटोसिंथेसिस। अभी भी सही जवाब नहीं आया, रिसर्च टाइप करो, सुनो मत, टाइप करो। अब बिट्टू कुमार का सही जवाब आया, बिट्टू कुमार के लिए क्लैपिंग करो। डायरे का भी आ गया सही जवाब। योर आंसर विल बी बेटा प्लास्टोसाइनिन। याद आया? ब्लू कलर की पिगमेंट है ना, किसकी वजह से? प्लास्टोसाइनिन की वजह से। क्लियर हुआ? पूछ लिया कि ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में कॉपर कहाँ इन्वॉल्व हो रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में? आंसर गया क्या? कॉम्प्लेक्स 4। वो तो बहुत अच्छे से याद किया, साइटोक्रोम ए एंड A3। और वही अगर पूछ लिया कि जो है अगर फोटोफास्फोराइलेशन में केटीएस में कॉपर कहाँ इन्वॉल्व है तो क्या करेगा? अब देख, 2 चैप्टर जुड़ गया तो तेरा आंसर चला गया क्या? प्लास्टोसाइनिन। वेरी गुड, वेल डन बेटा। हमेशा क्लास में अटेंटिव बैठो, सोते हुए काम नहीं चलेगा मेरे क्लास का। चलो आ जाओ, बोरान के फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा BO3 3- B4O7 2-। इस फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा। ये कैल्शियम के अपटेक और यूटिलाइजेशन में यूज होगा। ये आ चुका है, याद रखना, फिर आएगा। मेम्ब्रेन फंक्शनिंग में रोल है, पॉलन जर्मिनेशन में रोल है, सेल इलॉन्गेशन में रोल है, सेल डिफरेंशिएशन में रोल है, कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन में रोल है। बोरान इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से याद रखना है। ये इसके फंक्शंस हो गए। अब आओ अगला, बोरान में एक और पॉइंट ऐड कर रखा आ गया, कार्बोहाइड्रेट सुक्रोज पंप यही बनाता है बेटा, आगे पढ़ाऊंगा क्या करेगा। यह सुक्रोज पंप बनाता है, ठीक है। इसलिए इसी के डेफिशिएंसी से एक बीमारी होती है जिसको क्या कहते हो, लिख रखा है एनसीईआरटी ने, स्टाउट एक्सिस। जगह जगह पिस्टन फूल जाता है ना बोरान की डेफिशिएंसी पे, उसी को क्या बोलते हैं? स्टाउट एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टाउट एक्सिस। ये बोरान डेफिशिएंसी से होती है। किससे होगी? बोरान डेफिशिएंसी से। और याद रखना, विप टेल ऑफ कॉलीफ्लावर, ये 3 तो बहुत अच्छे से याद रखना है। विप टेल ऑफ कॉलीफ्लावर ये होती है मॉलिब्डेनम की डेफिशिएंसी से। इसमें क्या होता है? स्टाउट एक्सिस बोला ना कि बोरान की वजह से बोरान की डेफिशिएंसी होगी तो प्रॉपर जो है ट्रांसलोकेशन शुगर का नहीं होगा, तो जगह जगह पे शुगर क्या होगी? इकट्ठा हो जाती है, जिसकी वजह से एक्सिस क्या होती है? मोटी हो जाती है जगह जगह पे, उसी को स्टाउट एक्सिस कहते हैं। आराध्या पटेल, क्लियर हुआ बेटा स्टाउट एक्सिस? वेरी गुड। अब आओ अगले पॉइंट पे, वेब टेल ऑफ कॉलीफ्लावर। ये 3 डिजीज याद करके रखना है, एक ये हो गया, दूसरी वेब टेल हो गया, और तीसरी अभी लिख रहा हूं। वेब टेल बता तो रहा हूं तनिषा, पहले सुन तो, बताऊंगा सारा बताऊंगा। क्लास में बताता था तो इसमें भी बताता हूँ सब, ध्यान से सुनो खाली। वेब टेल का मतलब होता है ना, उसका जो लीफ का लैमिना है ना वो पूरा डिसॉल्व हो जाता है, केवल मिड रिब एक घोड़े की पूंछ की तरह से रह जाती है, ठीक है। इस वजह से उसको बोलते हैं क्या? वेब टेल ऑफ कॉलीफ्लावर। तनिषा क्लियर हुआ? हमने कहा लीफ का जो लैमिना वो डिसॉल्व हो गई, केवल मिड रिब घोड़े की पूंछ की तरह से रह गई, ठीक है। उसी को घोड़े चाबुक बोलते हैं ना, जो घोड़े का चाबुक होता है उसी को वेब टेल बोलते हैं, है ना। तो वेब टेल ऑफ कॉलीफ्लावर हो गया। अब आओ अगले पे, तीसरा जो है खैरा डिजीज ऑफ पैडी। बनारसी जितने हैं वो इसे अच्छे से समझ रहे होंगे। क्यों? क्योंकि बनारस का पान बहुत मशहूर है।
खैरा डिजीज ऑफ पैडी, ये बेटा याद रखना जिंक की डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, किसके डेफिशिएंसी से? जिंक के। जिंक अगर कम होगा, जो पत्ती है ना, लीफ है पैडी की, तो उसका कलर कैसा हो जाता है? कत्थे जैसा हो जाता है। तो इस वजह से जो है उसको बोलते हैं क्या? खैरा डिजीज ऑफ पैडी। ठीक है, ये तीन मैं तेरे को बहुत ज्यादा नहीं याद करने के लिए कह रहा हूँ, बस उतना कह रहा हूँ जितना एग्जाम में आना ही आना रहता है। कत्था का मतलब नहीं समझता है, पान खाने के बाद जो मुंह लाल हो जाता है ना, वही कत्था है। किसकी वजह से लाल होता है? उसमें एक जो है कत्था पड़ता है जिसकी वजह से लाल होता है, उसी को खैर बोलते हैं। ठीक है, उसी से डिजीज का नाम पड़ गया खैरा डिजीज। क्लियर हुआ? अब आओ आगे। अगला आपका आता है मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेट के फॉर्म में जो है एब्जॉर्ब होगा, कई एंजाइम का कंपोनेंट होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आ चुका है नीट में, नाइट्रोजिनेज और नाइट्रेट रिडक्टेज, ये दोनों दिमाग में यहीं पे चिपका लेना। मॉलिब्डेनम इज मेटालिक एक्टिवेटर ऑफ, आंसर गया क्या? नाइट्रोजिनेज एंड नाइट्रेट रिडक्टेज। बहुत अच्छे से याद रखना है, और ये नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करेगा। मॉलिब्डेनम के बारे में बस इतना ही। अगला आ जाओ क्लोरीन। Cl- यानी क्लोराइड आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा, और हमेशा ये सोडियम और पोटेशियम के साथ जो है कैटायन एनायन बैलेंस में यूज किया जाता है सेल में। ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन सेल का ये क्या करता है? मेंटेन करता है। इट इज इसेंशियल फॉर वाटर स्प्लिटिंग। याद आया? पढ़ा चुका हूं ने? हाँ, वेरी गुड। ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स में पढ़ा चुका हूँ। ये वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शंस में फोटोसिंथेसिस के यूज होगा, और इसकी वजह से ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होता है। सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए क्लोरीन के बारे में। अब आ जाओ मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट्स। अब सॉयल से कैसे एलिमेंट्स का जो है एब्जॉर्प्शन किया जाएगा? तो याद रखना कि सारे मिनरल्स का जो सोर्स है वो हमारी क्या है? बोलो, सॉयल है। Soil is the main source of mineral salts. These mineral salts are absorbed by the root hairs. ये किसके जरिए एब्जॉर्ब हो रहे हैं? केमी ऑस्मोसिस। वर्षा, तू क्या लिख रही है? केमी ओसिस में भी है ना, केमी ऑस्मोसिस, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। केमी नहीं है, कीमो। केमी ऑस्मोसिस में कहा? क्या पूछ रही है तू? केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में केमी ऑस्मोस, तो पता नहीं ओसिस क्या लिख रही है। ठीक है, यस बेटा, ध्यान दे पढ़ने में, है ना? ध्यान दे। द मूवमेंट ऑफ मिनरल आयंस इज यूजुअली कॉल्ड एज फ्लक्स। अब सुनो, मिनरल का मूवमेंट रूट के अंदर है, आ रहा है अंदर रूट के, वो बोला जाएगा इन फ्लक्स। जो मूव कर रहा है ना मिनरल, उसको फ्लक्स कह रहे हैं। अगर ये रूट के अंदर आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? दैट विल बी टर्म्ड एज इनफ्लक्स। और रूट से बाहर जा रहा है तो दैट विल बी टर्म्ड एज इफ्लक्स। ठीक है, मूवमेंट ऑफ मिनरल आयन क्या कहते हैं? फ्लक्स। अंदर आया तो इनफ्लक्स, और बाहर गया तो ई फ्लक्स। इन का मतलब अंदर होता है, ई का मतलब एग्जिट होता है। ठीक है, अब आओ। द मिनरल एब्जॉर्प्शन अकर्स मेनली इन टू फेजेस। दो फेज होती है। फर्स्ट फेज इनिशियल फेज रैपिड होगी, अपटेक ऑफ आयंस इनटू द फ्री स्पेस और आउटर स्पेस ऑफ द सेल, द एपोप्लास्ट, इंटरसेलुलर स्पेसेस एंड सेल वॉल अकर्स व्हिच इज अ पैसिव प्रोसेस। अब सुनो, मिनरल एब्जॉर्प्शन में दो फेजेस। फर्स्ट फेज जो होगी वो याद रखना, सुनो यहाँ पे कंफ्यूज करते हो, बार बार तुम्हारे दिमाग में चलता है कि ये उल्टा बोल रहा, सीधा बोल रहा होता है। सुनो, जब मिनरल की पहली एंट्री होती है रूट के अंदर, तो सबसे पहले वो कांटेक्ट में किसके आ रहा है? सेल वॉल के। सेल वॉल से वो सेल के इंटरसेलुलर स्पेसेस में जा रहा है। बेटा जब नॉन लिविंग पार्ट से मूवमेंट होगा मिनरल का,
तो दैट मूवमेंट विल बी टर्म्ड एज व्हाट? एपोप्लास्ट। सेल का एपोप्लास्टिक सिस्टम क्या है? एक तो इंटरसेलुलर स्पेसेज हो गए, दो सेल के बीच के ये स्पेस हो गए, ये इंटरसेलुलर स्पेस हो गए। तो सेल वॉल के जरिए ये इंटरसेलुलर स्पेस से बहुत फास्ट आता है। तो जो फर्स्ट फेज होगी वो पैसिव होगी और रैपिड होगी और एपोप्लास्टिक होगी। ठीक है, रैपिड क्यों होगी? क्योंकि कोई बैरियर नहीं ना बेटा, इस वजह से बहुत फास्ट आएगा तो वो रैपिड होगी। ठीक है, और एपोप्लास्टिक क्यों होगी? क्योंकि नॉन लिविंग पार्ट से आ रहा है तो क्या कहेंगे? एपोप्लास्टिक। और लिविंग पार्ट से जाएगा यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को या वैक्यूल के टोनोप्लास्ट को क्रॉस करेगा तो वो हमारा मूवमेंट कैसा हो जाएगा? सिम्प्लास्टिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? सिम्प्लास्टिक। चलो देखो, in the second phase of uptake, the ion are taken slowly into the inner space, the symplast of the cell, which is both active and passive process, mainly active process. The passive movement of ions in the symplast occurs through ion channels, which are transmembrane proteins and act as selective pores. The active influx and efflux from symplast occurs with the help of pump proteins and with the expenditure of ATP. इस पूरी स्लाइड का मतलब सोच सुनो। फर्स्ट पेज हमारा कैसा था? एपोप्लास्टिक। अब सेकेंड फेज हमारा कैसा है? सिम्प्लास्टिक। सिम्प्लास्टिक का मतलब क्या हुआ कि वो लिविंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बैरियर क्रॉस कर रहा है। क्या कर रहा है? बैरियर क्रॉस कर रहा है लिविंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जब भी लिविंग पार्ट से मूवमेंट होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी लिविंग स्ट्रक्चर पहले मैं बता चुका हूं। सुन मेरी बात, पहले टाइपिंग बंद करो, ध्यान से सुनो, कुछ भी नहीं है, सब यही याद हो जाएगा। हमने कहा फर्स्ट फेज कैसा था? एपोप्लास्टिक था। कैसा था? एपोप्लास्टिक। क्यों एपोप्लास्टिक था? क्योंकि वो नॉन लिविंग पार्ट से चल रहा था, या तो सेल वॉल से जा रहा था या इंटरसेलुलर स्पेस से जा रहा था, दोनों नॉन लिविंग पार्ट। उसमें बैरियर नहीं था तो रैपिड था, बैरियर नहीं था तो कैसा था? रैपिड था। सेकंड वाला जो हमारा सिम्प्लास्टिक है। क्यों? क्योंकि सेल वॉल से अब इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस करेगा बेटा, तभी तो सेल के अंदर जाएगा, प्रोटोप्लाज्म के अंदर जाएगा, है ना? तो जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये क्रॉस करेगा तो ये हमारी सेकंड फेज जाएगी। सेकंड फेज लिविंग पार्ट से हो रहा है ट्रांसपोर्ट मिनरल का, तो वो हो गया हमारा क्या? सिम्प्लास्टिक। और जाहिर है कोई भी लिविंग होगा तो विरोध तो करेगा, क्या करेगा? अपोज तो करेगा। तो डेफिनेटली वो हमारा बैरियर, लिविंग बैरियर आने की वजह से वो कैसा हो गया? बोलो, स्लो हो गया। तो सेकंड फेज हमारा स्लो हो गया, सिम्प्लास्टिक हो गया। ये दोनों का मतलब समझ में आया? टाइप फास्ट। अब आओ अगले पॉइंट पे आओ। अगला पॉइंट आता है कि जो हमारा सेकंड फेज है उसमें प्रोसेस यहीं पे फिर अटकते हो। हाँ तनिषा, स्लो होगा। सुनो, पहले बात सुनो, तुम टाइप करने के चक्कर में रह जाते हो, यही मामला खेल खराब हो जाता है। तुम अगर चैटिंग बंद करके केवल ध्यान से सुनो ना, तेरा कोई डाउट होगा ही नहीं। मुझे पता है ना तुझे डाउट क्या हो सकता है, जहां हो सकता है वो तो मैं बता ही रहा हूं। मैंने आपसे कहा कि जब लिविंग पार्ट से मिनरल मूव करता तो उसको बोलते हैं सिम्प्लास्टिक। हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है? सेल वॉल तक आ गया, सेल वॉल से उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जब वो मूव करेगा तभी तो प्रोटोप्लाज्म में आएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी कैसी है? लिविंग है। लिविंग पार्ट से मूवमेंट देखो, आज प्राची जो है टाइप नहीं कर रही तो आज बहुत अच्छे से समझ रही है। आज वो बार बार जो है चैट नहीं कर रही, कल का समझाए उसको। आज वो बेहतर समझ पा रही है। सुनो ध्यान से, तुम लोग भी चैटिंग बंद करके सुनो। अब सेकंड जो लिविंग पार्ट से आ रहा है उसको हमने सिम्प्लास्टिक बोला। सिम्प्लास्टिक में हमने कहा बैरियर हो गया लिविंग का। तो हम ऐसा प्रोसेस कैसा, बैरियर कहीं पे भी आता है तो स्पीड क्या करते हो? स्लो करते हो ना। मिनरल का भी जो मूवमेंट होगा वो स्लो होगा। दूसरा बेटा, ये एक्टिव भी हो सकता है और पैसिव भी हो सकता है, बट मोस्टली कैसा होता है? एक्टिव होता है। क्यों? पैसिव कैसे होगा? तो आपको पता है कि मेम्ब्रेन के अंदर टनल प्रोटीन पाई जा रही है। क्या मिल रही है? टनल प्रोटीन पाई जा रहे हैं। अगर बाहर मान लो कंसंट्रेशन मिनरल की हाई है, सेल के अंदर लो है, हाई से लो की तरफ आएंगी एंड द प्रोसेस विल बी टर्म्ड एज
facilitated diffusion. Very good, Akash Kundu. Process will be termed as facilitated diffusion. ये हमारा कैसा हुआ बेटा? पैसिव हुआ. बट मोस्टली चूंकि ये मिनरल्स हैं, आगे बताऊंगा, चार्ज होते हैं, वो कैटायन एनायन के फॉर्म में है. तो चार्ज मॉलिक्यूल को कौन ट्रांसपोर्ट करता है? कैरियर प्रोटीन करती है. और कौन कैरियर प्रोटीन करती है? या पंप प्रोटीन करती है? पंप प्रोटीन जब भी ट्रांसपोर्ट करती है बेटा तो उसको एटीपी चाहिए होता है, और एटीपी अगर खर्चा हो गया तो दैट विल बी टर्म्ड एज व्हाट? एक्टिव. तो इसी वजह से लिख रहा है कि मोस्ट ऑफ द मिनरल्स का जो सिम्प्लास्टिक मूवमेंट है वो कैसा होता है? एक्टिव होता है. अब आओ अगले पॉइंट पे. यही डायग्राम में आपका समझाया गया है. इनिशियल या प्राइमरी स्टेप है, देख रहे हो, ये सेल वॉल है पूरा, ये सेल वॉल वाला पार्ट है. इसमें हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ मिनरल आ रहे हैं. इनिशियल फेज है. सेल वॉल आपको पता डेड है, ये रोकेगी नहीं, आराम से आएंगे हाई टू लो, तो ये रैपिड होगा, कोई बैरियर नहीं है. पर जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रही है तो ये मूवमेंट हमारा कैसा हो गया? सिम्प्लास्टिक. अब सिम्प्लास्टिक मूवमेंट हुआ, ये पैसिव भी हो सकता है और एक्टिव भी हो सकता है. कैसा हो सकता है? पैसिव और एक्टिव भी हो सकता है. ये रूट सेल दिखाया गया बेटा. जब ये सेल वॉल से सेल वॉल की तरफ मूव करता है तो हमारा कैसा है? एपोप्लास्टिक है. और जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बैरियर क्रॉस करेगा वैसे ये मूवमेंट हमारा कैसा हो जाएगा? बोलो, एक्टिव हो जाएगा. सॉरी, सिम्प्लास्टिक हो जाएगा. कैसा हो जाएगा? सिम्प्लास्टिक. कंफर्म हुआ? अब इसके बाद अगले पॉइंट पे आओ. मेथड्स ऑफ मिनरल एब्जॉर्प्शन. मिनरल एब्जॉर्प्शन की मेथड क्या है? पैसिव और एक्टिव दोनों तरह का मिनरल एब्जॉर्प्शन होता है. पैसिव एब्जॉर्प्शन मिनरल का विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी होगा, ये आप पढ़ चुके हो. डिफ्यूजन के जरिए होगा. हायर कंसंट्रेशन से सॉइल सॉल्यूशन, मान लो मिनरल की कंसंट्रेशन हाई है, रूट के अंदर मिनरल की कंसंट्रेशन लो है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ अगर मिनरल आ रहा है तो हमारा ट्रांसपोर्ट कैसा हुआ? बोलो, पैसिव हुआ, और उसको हम डिफ्यूजन बोलेंगे. कभी कभी ये माना जाता, मास फ्लो हाइपोथेसिस क्या कहती है कि अगर मिनरल्स बल्क में वाटर आ रहा तो उसके साथ मिनरल भी आ जाते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है. लेकिन मास फ्लो हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या, कि जब रूट के अंदर बल्क में वाटर आता तो उसके साथ उसके अंदर डिसॉल्व मिनरल भी आ जाते हैं. इसी को बोलते हैं क्या? मास फ्लो हाइपोथेसिस. तो मास फ्लो में क्या होगा? जब ट्रांसपिरेशनल पुल ऊपर से बहुत हाई होगा, बल्क में वाटर की एंट्री होती है और उसी के साथ हमारा मिनरल भी क्या होता है? रूट के अंदर आ जाता है. ये दो मेथड हुए, लेकिन याद रखना इन दोनों मेथड से जो मिनरल का ट्रांसपोर्ट है वो बहुत कम होता है. ज्यादा किससे होगा? एक्टिव आयन एब्जॉर्प्शन होगा. क्यों होगा? क्योंकि बेटा इसके पीछे 3 कारण हैं, वो आगे बताऊंगा. मेम्ब्रेन की स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं रूट हेयर में, जिन्हें हम पंप प्रोटीन कहते हैं, और यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन से के अंदर जो सॉइल से आया हुआ मिनरल है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होता हुआ सेल के अंदर क्या करेंगे? पंप करेंगे. Like all cells, endodermal cells of roots have many transport proteins embedded in their plasma membrane. They let some solutes cross the membrane but not others. Transport proteins of endodermal cells control points where a plant adjusts the quantity and types of solute that reach the xylem. The root endodermis, because of the layer of suberin, has the ability to transport ions in one direction. ये जो इतना पार्ट लिखा है एनसीईआरटी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझो. इसके ऊपर मस्त क्वेश्चन बना देगी. तो तुझसे भी क्वेश्चन और मैं पूछूंगा, चिंता मत. बेटा मैक्रोन्यूट्रिएंट की बल्क में रिक्वायरमेंट है तो जाहिर है कि एंडोडर्मल प्रोटीन्स उसको आराम से आने देती है. लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट एक लिमिटेड क्वांटिटी में. तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन इनसाइड द प्लांट बॉडी, माइक्रोन्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन इनसाइड द प्लांट बॉडी कौन रेगुलेट करता है, तब आपका आंसर चला जाता है क्या? एंडोडर्मल प्रोटीन्स. ये एंडोडर्मल प्रोटीन्स सेलेक्टिव नेचर की होती है बेटा. कुछ को तो आने देती हैं और कुछ की लिमिटेड क्वांटिटी को आने देती हैं. ये लिख रहा है एनसीईआरटी. कुछ को तो आने देती हैं और कुछ की लिमिटेड क्वांटिटी को आने देती है. यानी ये रेगुलेशन का काम कर रहे हैं. मैक्रोन्यूट्रिएंट को तो फ्रीली आने देती है, लेकिन जब माइक्रोन्यूट्रिएंट आता है तो ये क्या करती है कि जितनी रिक्वायरमेंट है प्लांट बॉडी में उतनी ही आने देती है. आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्या?
Which one of the following is control point for the transport of micronutrient inside the plant body? आंसर गया क्या? मेम्ब्रेन प्रोटीन्स ऑफ एंडोडर्मल सेल्स क्लियर हुआ क्या? मेम्ब्रेन प्रोटीन्स ऑफ एंडोडर्मल सेल्स क्लियर हुआ क्या? अब सुनो, आपको पता है कि एंडोडर्मिस के अंदर जो है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाए जाते हैं। क्या मिलते हैं? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। और ये बने होते हैं किस चीज के? सुवेरिन के। किस चीज के बने हुए हैं? सुवेरिन के। क्लियर हुआ? ये जो सुवेरिन के बने हुए हैं बेटा, इनका क्या रोल है? तो ये करते क्या है कि जो पंप प्रोटीन्स हैं उनके जरिए मिनरल अंदर तो आ जाता है, लेकिन अगर वो चाह के भी बाहर भागना चाहे तो सुवेरिन उसको बाहर नहीं जाने देता है। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा? Which one of the following structure of endodermal cell is responsible for unidirectional flow of mineral inside the plant body? तो आपका आंसर गया क्या? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। आंसर गया क्या? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। कंफर्म हुआ क्या? टाइप फास्ट। तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ मिनरल्स के लिए कौन जिम्मेदार है? आंसर गया क्या? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। वो बने हैं किसके? सुवेरिन के। जिसकी वजह से अंदर तो मिनरल आ सकता है लेकिन बाहर नहीं जा सकता। समझ में आया क्या? तो मिनरल्स का यूनिडायरेक्शनल फ्लो कौन कराएगा? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कराएंगे। क्लियर हुआ? जो सुवेरिन के बने हैं। अब अगले पॉइंट पे आओ। अगला पॉइंट दे रहा है कि वाई एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल, वाई एब्जॉर्प्शन इज नॉट कंप्लीटली पैसिव। एब्जॉर्प्शन को कंप्लीटली पैसिव प्रोसेस हम क्यों नहीं मान रहे हैं? वाई मिनरल एब्जॉर्प्शन कर लो। वाई मिनरल एब्जॉर्प्शन इज नॉट कंप्लीटली, ये नॉट है, नॉट कंप्लीटली पैसिव। बेटा उसका दो रीजन दिया है एनसीईआरटी। पहला तो मिनरल्स आर प्रेजेंट इन द सॉइल एज चार्ज्ड particles ions which mostly cannot move across the cell membrane passively. दूसरा, the concentration of mineral in the soil is usually lower than the concentration of mineral in the roots. अब सुनो, कह रहा है कि मिनरल का एब्जॉर्प्शन जो है कंप्लीटली पैसिव प्रोसेस क्यों नहीं है? तो उसके पीछे दो रीजन दिया हुआ है। एक तो ये मिनरल्स जो सॉइल सॉल्यूशन में पाए जा रहे हैं बेटा, दे आर मोस्टली फाउंड इन चार्ज्ड पार्टिकल्स। देखो कैल्शियम आयन के फॉर्म में, मैग्नीशियम आयन के फॉर्म में, मैग्नीज आयन के फॉर्म में। मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर फाउंड इन देयर आयनिक स्टेट्स। और आपको पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी भी आयंस को फ्रीली नहीं जाने देती, उसके लिए उसे यूज करना पड़ता है क्या? पंप प्रोटीन। और पंप प्रोटीन का अगर वो इस्तेमाल करेगी पक्का एटीपी खर्च होगी, इसलिए प्रोसेस कैसा हो जाता है? एक्टिव। दूसरे पे आओ। दूसरा ये है कि जब हम रूट के सैप की यानी रूट के अंदर के प्रोटोप्लाज्म की जब हमने एनालिसिस किया तो मिला ये कि ऑलरेडी रूट के अंदर मिनरल की कंसंट्रेशन क्या हाई है, और जो बाहर सॉइल सॉल्यूशन है वहां पे मिनरल की कंसंट्रेशन क्या लो है। तो जाहिर है कि रूट के अंदर कंसंट्रेशन हाई, मिनरल के और सॉइल सॉल्यूशन में लो, तो मूवमेंट कहां से कहां मिनरल का हुआ? लोअर कंसंट्रेटेड रीजन टू हायर कंसंट्रेटेड रीजन। और जब अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बेटा मूवमेंट होता है तो एक्टिव होता है या पैसिव होता है? टाइप करो। वेरी गुड, वेल डन, तुम्हें सब पता है। ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल साइंस। अब रूट में तो मिनरल आ गया मोस्टली एक्टिव प्रोसेस के जरिए। अब ट्रांसलोकेशन मिनरल का प्लांट बॉडी में कैसे होगा? When ions reach to the xylem of the root by active or passive absorption or by cumulative activity of both, then transport of these ions towards system and all parts of the plants occurs through transpiration flow through xylem. अभी सब समझा रहा हूँ। Analysis of xylem sap shows that some nitrogen is translocated in the form of inorganic ions and most of it is translocated in the form of organic amino acids, amides, related compounds. Like this, a small amount of phosphorus and sulfur are also translocated in the form of organic compound. Except this, small amount of materials are also exchanged between xylem and phloem. So we cannot distinctly differentiate that xylem only translocate inorganic nutrients and phloem translocate only organic materials as believed before. अब इसका मतलब सुनिए, रूट में हमारे मिनरल्स आ गए, रूट से ये मिनरल्स हमारे पहुंचेंगे कहां पे? जाइलम।
ऊपर ट्रांसपिरेशन चल रहा है, ट्रांसपिरेशन की वजह से सक्शन प्रेशर चल रहा है, तो सक्शन प्रेशर की वजह से ये ऊपर की तरफ खींचे जाएंगे, अपलिफ्ट किए जाएंगे। ठीक है। ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या कहता था कि जाइलम इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करता है। ऑर्गेनिक फूड का ट्रांसपोर्ट कौन करता है? फ्लोएम करता है, और इनऑर्गेनिक का ट्रांसपोर्ट कौन करता है? जाइलम करता है। अब सुनना, यहां से बात इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये ओल्ड कॉन्सेप्ट था। पाया यह गया कि जिसकी प्लांट को सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, किसकी? नाइट्रोजन की। वो नाइट्रोजन प्लांट बॉडी में जाइलम में किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रहा है? अमाइड्स के फॉर्म में या अमीनो एसिड्स के फॉर्म में वो ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। तो जाहिर है कि जाइलम ऑर्गेनिक को भी ले जा रहा है। कुछ फास्फोरस और सल्फर भी ऑर्गेनिक फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रहा है जाइलम के थ्रू। यही नहीं, जगह जगह पर जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे के क्रॉस कनेक्शन में भी आ रहे हैं। जाइलम का मटेरियल फ्लोएम ले रहा है, फ्लोएम का मटेरियल जाइलम ले रहा है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि जाइलम केवल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करता है। हम ये कह सकते हैं कि जाइलम इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स दोनों का ट्रांसपोर्ट करता है, बट मोस्टली इट ट्रांसपोर्ट्स इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। समझ में आया? अब आज के डेट में हम क्या कह सकते हैं कि जाइलम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करता है, बट मोस्टली ट्रांसपोर्ट किसका ज्यादा करता है? इनऑर्गेनिक। वेरी गुड, समझ में आ गया। ऐसे फ्लोएम के बारे में क्या बोलेंगे? फ्लोएम भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स दोनों का ट्रांसपोर्ट करता है, बट मोस्टली किसका ट्रांसपोर्ट करता है? तो आंसर गया क्या? ऑर्गेनिक। वेरी गुड, वेल डन, शाबाश। अब आओ अगले पॉइंट पे। एक शब्द आता है सिंक और एक आता है क्या? सोर्स। प्रोडक्शन एंड को हम क्या बोलते हैं? सोर्स। और कंजम्पशन एंड को हम क्या बोलते हैं? सिंक। तो जाहिर है कि जो हमारा सोर्स है वो क्या है? सॉइल सोल्यूशन है। जो मिनरल्स है उनका सोर्स हमारा क्या है? सॉइल सोल्यूशन है। और सिंक जाहिर प्लांट के बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स होंगे, जैसे इनका स्टोरेज कहाँ कहाँ हो रहा है। तो मेन स्टोरेज रीजन ऑफ और सिंक फॉर मिनरल एलिमेंट्स आर ग्रोइंग regions of the plant like apices and lateral meristem, young leaves, developing flowers, fruit, seeds, and storage organs. Unloading of mineral ions occurs at the fine vein endings through diffusion and actively uptake by cells of seed. ये फाइन वेन एंडिंग्स हैं बेटा। जो भी मिनरल्स आए हुए हैं इन्हीं वेन एंडिंग्स के जरिए ये अपने सिंक की तरफ पास करते हैं। पतली पतली ट्यूब होती हैं जिनको हम बोलते हैं वेन एंडिंग्स। ठीक है। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात है कि सिंक एंड हमारे होंगे क्या क्या। तो सिंक एंड वो होंगे जहां पे इनका कंजम्पशन होगा। कंजम्पशन कहाँ होगा? जाहिर है कि जो जितने भी मेरिस्टम्स हैं वहां पे इनका नई सेल बन रहे हैं, तो नया प्रोटोप्लाज्म बनाना तो मिनरल की ज्यादा जरूरत होगी, तो वह सिंक एंड होंगे। वो बड्स भी हो सकते हैं, रूट और शूट के अपाइसेस भी हो सकते हैं, यंग लीफ भी हो सकती है, फ्रूट्स भी हो सकते हैं, सीड्स भी हो सकते हैं। आप देखते हो, आप बीमार पड़ते हो तो मिनरल की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए डॉक्टर टैबलेट तो देता ही देता है, पर वो एक बात और बोलता है, इसको खूब फ्रूट्स खिलाओ। क्यों फ्रूट्स खिलाने के लिए कहता है? क्योंकि उसके अंदर मिनरल्स भरे हुए हैं। क्या भरे हुए हैं? मिनरल्स। मिनरल्स होंगे तो ही आपकी बॉडी के एंजाइम्स प्रॉपर काम करेंगे, और बॉडी के एंजाइम्स अगर प्रॉपर काम करेंगे तो जाहिर है आपके अंदर जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आया हुआ है वो ऑटोमेटिकली क्या होगा? खत्म हो जाएगा। वो ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा? खत्म हो जाएगा। क्लियर हो रहा हमारी बात? बात समझ में आ रही है? जहां पर भी मिनरल का स्टोरेज किया जाता है प्राची भारतीय, उसको सिंक एंड बोलते हैं। समझ में आया? मैंने कहा कि जो मिनरल्स जाइलम के जरिए एब्जॉर्ब किए जा रहे हैं वो फाइन वेन्स के जरिए उनकी अनलोडिंग होती है, निकाले जाते हैं जाइलम से और पहुंचाया जाता है स्टोरेज ऑर्गन्स को, और इनके स्टोरेज ऑर्गन को हम सिंक कहते हैं। सिंक हमारे कौन कौन है? यंग ग्रोइंग बर्ड्स हैं जहां मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाए जा रहे हैं, लेटरल मेरिस्टम्स हैं, उसके अलावा यंग लीव्स हैं, रूट भी होगा। ठीक है।
सचिन कुमार, जहां पर चीजों का कंजम्पशन होता है उसे सिंक कहते हैं। मिनरल की सबसे ज्यादा जरूरत कहाँ पे होगी? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को होगी, फ्रूट को होगी, सीड को होगी, यंग लीफ को होगी। जहां जहां सिंथेसिस होगी, दे आर सारे एफाइसेस को होगी। जहां जहां पर इनका कंजम्पशन होगा उसी को सिंक बोलते हैं। यहीं पे इनका जो स्टोरेज होगा, कैसे स्टोरेज अनलोडिंग होती है? फाइन वेन्स के जरिए होती है। जाइलम के अंदर जो पतली पतली वेन्स बनती है उन्हीं के जरिए होती है। समझ में आया? क्लियर हुआ सचिन कुमार? चलो आगे आओ। सॉइल एज रिजर्वायर ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स। जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो आए कहाँ से? सॉइल। तो आपको पता है, आपने जो है वेदरिंग का प्रोसेस इकोलॉजी में पढ़ा हुआ है। पैरेंटल रॉक जब छोटे छोटे पीस में टूट जाती है, जाहिर उसके अंदर जो मिनरल से ही बनी हुई है, वो सारे मिनरल्स कहाँ पे आ जाते हैं? सॉइल के अंदर आ जाते हैं। तो मेन जो सोर्स हुआ मिनरल का वो हुआ क्या? पैरेंटल रॉक्स हुई। उन्हीं के वेदरिंग प्रोसेस के जरिए ये आपका मिनरल सॉइल के अंदर आया हुआ है। जब ये सॉइल के अंदर आ जाएगा तो जाहिर प्लांट इसे जो है एब्जॉर्ब करेंगे रूट के जरिए। अब सॉइल में क्या क्या चीजें पाई जा रही हैं? या सॉइल का एक तो रिजर्वायर ऑफ मिनरल है। प्लांट को जितने भी मिनरल्स मिल रहे हैं वो कहाँ से मिल रहे हैं? सॉइल से मिल रहे हैं। तो सॉइल इज द रिजर्वायर ऑफ ऑल मिनरल्स। अब क्वेश्चन ये उठता है कि प्लांट लाइफ में सॉइल का रोल क्या है? तो सॉइल इज रिजर्वायर ऑफ वाटर फॉर प्लांट। प्लांट वाटर कहाँ से ले रहा है? सॉइल से ले रहा है। जाहिर है कि ये रिजर्वायर वाटर के हो गए। सॉइल सप्लाइज मिनरल्स एंड हार्बर्स नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। सॉइल जाहिर है कि आपके मिनरल्स भी अवेलेबल करा रहा है और साथ में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी कहाँ पे मिल रहे हैं? सॉइल के अंदर मिल रहे हैं। ये प्लांट की रूट को एयर की भी सप्लाई कर रही है। मैट्रिक्स दैट स्टेबलाइजेस द प्लांट। इसी की वजह से प्लांट क्या है? हार्बर का मतलब उसके अंदर पाया जाना, ठीक है, मतलब पाया जाना, दे आर प्रेजेंट देयर, उसके अंदर वो पाए जा रहे हैं। दूसरा, सॉयल मैट्रिक्स की तरह से काम कर रहा है। वो क्या कर रहा है? प्लांट को सॉयल जो है फिक्स कर दे रहा है, जिसकी वजह से वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट खड़े हो पा रहे हैं। तो वो एक मैट्रिक्स की तरह से प्लांट को स्टेबलाइज कर रहा है। इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट सॉइल इज द साइट फॉर डिकम्पोजिशन और रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स, डेट्राइटस। ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हो। जो लीफ आपका टूट करके गिरा वो आपका क्या है? डेट्राइटस है। बाद में इसको फंजाई और बैक्टीरिया जो डिकम्पोजर्स है वो डिकम्पोज कर देंगे और इसके अंदर का सारा मिनरल वापस आ जाएगा किसमें? सॉइल में। फिर प्लांट उसको क्या करेगा? रूट के जरिए एब्सॉर्ब करेगा। यही नहीं, सॉइल के अंदर के भी मिनरल को ये लोग फ्री करते हैं और ये सारी बातें आप इकोलॉजी में पढ़ चुके हो। ये इतना फंक्शन है आपका किसका? सॉइल का। क्लियर हो गया भाई? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट यानी लैंड की बात कर रहा है जिसपे तू चल फिर रही है। इसमें सॉयल में ही हो रहा है क्या? डेट्राइटस यानी डेड ऑर्गेनिक मैटर को डेट्राइटस बोलते हैं। उनका डिकम्पोजिशन हो रहा है। डिकम्पोजिशन हो रहा है तो उसके वजह से ह्यूमस बन रहा है और इस ह्यूमस की वजह से मिनरल्स फिर से वापस क्या हो रहे हैं? जो प्लांट पार्ट या डेड ऑर्गेनिक मैटर के अंदर के मिनरल वो प्लांट को क्या होंगे? अवेलेबल हो जाएंगे। समझ में आया? ये सब आप इकोलॉजी में आपको पढ़ाया जा चुका है बेटा। कंफर्म हुआ सबको? टाइप फास्ट। अब आओ, नाइट्रोजन इज required in maximum quantity among all essential elements. जो 17 essential elements हैं उसमें सबसे ज्यादा अगर पूछा गया कंजम्पशन किसका होता तो आंसर गया क्या? नाइट्रोजन। माइक्रोन्यूट्रिएंट में सबसे ज्यादा अभी अभी बताया हमने, आंसर गया क्या? आयरन। सबसे कम रिक्वायरमेंट किसकी है? मॉलिब्डेनम की, क्योंकि वो नाइट्रेट रिडक्टेज और नाइट्रोजिनेज इन दोनों का एक्टिवेटर है तो उसके लिए जरूरत है। सम प्लांट्स स्टोर न्यूट्रिएंट्स। ये एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, इसको याद रखना। और इसको इंडिकेटर प्लांट बोलते हैं। पीच प्लांट किसका जो है स्टोरेज कर रहा है? स्ट्रॉन्सियम। एस्ट्रागलस और नेपच्यूनिया किसका कर रहा है? सेलेनियम। इक्विसिटम प्लांट किसका कर रहा है? गोल्ड।
ये एनसीईआरटी ने दे रखा है, इसे याद रखना है। तो पीच प्लांट अगर कहीं बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है तो इसका मतलब वो सॉइल में ज्यादा मात्रा किसकी है, स्ट्रांसिन की। एस्ट्रागैलस और नेपचूनिया कहीं ग्रो कर रहा है तो इसका मतलब कि उसमें ज्यादा प्लेंटी ऑफ पाई जा रही है क्या, सेलेनियम। और इक्विसिटम की गो अगर कहीं पे ग्रोथ बेहतर हो रही है तो इसका मतलब कि सॉइल में क्या है, गोल्ड। स्टाउट एक्सिस इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ बोरान, पढ़ा चुका हूं। क्लियर हो गया सारा पॉइंट। अगले में आओ। अगला आता है मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन। पहले क्लास खत्म करने के पहले नोट कर लो एक पॉइंट। कल मिनरल न्यूट्रिशन, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, रेस्पिरेशन सारी की एक्सरसाइज बना करके आना है, ठीक है। कल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर HW लिखो, पहले HW लिखो। कल एक्सरसाइज सब बनवाएंगे, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, रेस्पिरेशन और मिनरल न्यूट्रिशन। जहां तक आज हो जा रहा है, थोड़ा सा रह जाएगा, उसको अगले क्लास में पढ़ा करके एक्सरसाइज सारा बनवाएंगे। फिर इसके बाद अपन एंजाइम खत्म करेंगे, ठीक है। अनुराग कुमार बेटा, मैंने कह दिया था कि क्लास के साथ साथ जो है क्वेश्चन करते चलना है, ठीक है। समझ में आया अनुराग कुमार? इसलिए इसको बना करके आना। अब आओ मेटाबॉलिज्म, अभी क्वेश्चन और कर रहे, अभी टाइम है, 1:10 पे होगा ना फ्री, ठीक, अभी टाइम है। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसमें पढ़ना क्या क्या है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन पढ़ना है, नाइट्रोजन की साइकिल पढ़नी है, और नाइट्रोजन साइकिल के बाद नाइट्रोजन फिक्सेशन, फिर नाइट्रोजन जो फिक्स हुआ अमोनिया के फॉर्म में उसका रिडक्शन, और फिर उसका ट्रांसपोर्ट प्लांट बॉडी में किस फॉर्म में हो रहा है, जिसे कैटालिटिक अमाइडेशन बोलते हो, ठीक है। फिर इसके बाद अमोनिफिकेशन, देन नाइट्रिफिकेशन, और इसके बाद एसिमिलेशन ऑफ नाइट्रोजन, और लास्ट में डीनाइट्रिफिकेशन। ये टॉपिक फिर फिनिश्ड। नाइट्रोजन इंट्रोडक्शन सुनो। नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट, आप पढ़ चुके हो, अभी पढ़ाया हूं। अमाइनो एसिड्स का, प्रोटीन्स का, हार्मोन्स का, क्लोरोफिल्स का और मेनी विटामिन्स का, ये वहां पढ़ा चुके हैं अभी। नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ डाइएटॉमिक फॉर्म, N2 के फॉर्म में है। But eukaryotes and many prokaryotes cannot uptake nitrogen directly from atmosphere. नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में है, ये हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन, N2 के फॉर्म में। और यूकैरियोट्स और मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोट्स, केवल कुछ ही प्रोकैरियोट्स हैं जिनके पास नाइट्रोजन फिक्स करने की एबिलिटी है। यूकैरियोट्स एंड मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोट्स आर अनएबल टू एब्जॉर्ब दिस नाइट्रोजन, ठीक है। They are unable to absorb this nitrogen. ज्यादातर प्रोकैरियोट्स भी नहीं कर पाएंगे और सारे यूकैरियोट्स भी नहीं कर पाएंगे, कोई यूकैरियोट्स नहीं करेगा। इसलिए लिख रहा है यूकैरियोट्स एंड मेनी प्रोकैरियोट्स कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से नहीं ले सकते। द नाइट्रोजन इंटर इनटू द सॉइल फ्रॉम एटमॉस्फेयर बाय फिक्सेशन प्रोसेस, then from the soil plants absorb it, and from plant it moves animals and fulfill the requirement of all living beings. क्या कह रहा है कि यह नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर का सॉइल में पहले फिक्स किया जाएगा, उसे फिर प्लांट एब्जॉर्ब करेगा और प्लांट से डिफरेंट एनिमल्स के अंदर ही आएगा, जिससे कि वो नाइट्रोजन की डिमांड को पूरा करेंगे। प्लांट्स कंपीट विद माइक्रोब्स फॉर लिमिटेड, ये बड़ा पॉइंट है। Plants competes with microbes for the limited nitrogen that is available in the soil. So nitrogen is a limiting nutrient for both natural and agricultural ecosystem. ये याद रखना। अब क्या हुआ, नाइट्रोजन का फिक्सेशन माइक्रोब ने किया, बट माइक्रोब को भी नाइट्रोजन की बहुत जरूरत है ना। तो एग्रीकल्चरल प्लांट के साथ वो क्या करता है, कंपटीशन करता है। तो क्या करेगा, एग्रीकल्चरल प्लांट के साथ कंपटीशन करेगा। तो यह लिमिटिंग न्यूट्रिएंट हुआ किसका, नेचुरल इकोसिस्टम का और एग्रीकल्चरल, जो कि आपको पता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। तो नेचुरल और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम दोनों के लिए क्या हुआ,
लिमिटिंग न्यूट्रिएंट हुआ। अब आओ अगले पॉइंट पे, नाइट्रोजन साइकिल पढ़ लो पहले। नाइट्रोजन साइकिल के स्टेप्स हैं बेटा। नाइट्रोजन फिक्सेशन, अपटेक एंड एसिमिलेशन ऑफ नाइट्रोजन बाय प्लांट्स, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, इतनी चीजें हम लोगों को और खत्म करनी है। अब नाइट्रोजन साइकिल सुनो ध्यान से, इकोलॉजी में ये है लेकिन वहां नहीं, यहाँ पे एक पढ़ाया जाता है। ये आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये डायग्राम पूरा दिमाग में चिपका होना चाहिए। जो ऑफलाइन क्लास कर रहे थे उनको पता है कि केआर सर के दिमाग में ये चिपका हुआ है, तो वैसे तेरे भी दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन देखेगा जब एक्सरसाइज बनाएगा तो तू पा जाएगा कि इसमें बीच से चीजों को उड़ा करके ABCD दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है कि ABCD के बारे में करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो कह रहा हूं क्लियर हो रहा है बेटा? क्लियर हो रहा है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के जरिए अमोनिया बन सकती है। इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन के जरिए जो है अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। अमोनिया का फॉर्मेशन हैबर्स प्रोसेस के जरिए आप पढ़ चुके हो, जिससे यूरिया बनाई जाती है। ये दोनों अमोनिया के फॉर्म में नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे। इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये नाइट्रेट के फॉर्म में आएगा, और जब डीनाइट्रिफिकेशन होगा यह नाइट्रेट वापस से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन। तो कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट इनटू मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन विल बी टर्म्ड एज व्हाट? डीनाइट्रिफिकेशन, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। सॉइल की फर्टिलिटी इसकी वजह से क्या होती है? डिक्रीज होती है। क्लियर हो रहा हमारी बात? सबको ऑडियो वीडियो स्क्रीन शेयर हो रही है? टाइप फास्ट। अब इस नाइट्रेट को प्लांट एब्जॉर्ब करेगा और अपने, वेरी गुड बेटा, जिनकी आवाज, जिनको कम आ रही, आज आवाज बहुत लाउड बोल रहा हूं, जिनको आवाज कम हो आ रही है वो अपने वॉल्यूम को चेक करें, नेट कनेक्शन को चेक करें। प्लांट ने इसे एब्जॉर्ब किया, बना लिया क्या? प्लांट बायोमास। प्लांट को खाया एनिमल ने, अपनी प्रोटीन बनाया, एनिमल बायोमास। मरेगा प्लांट भी, मरेगा एनिमल भी, तो ये हुआ क्या? डिकेइंग बायोमास। बैक्टीरिया, फंजाई इसको डिके करेंगे, प्रोसेस को बोलेंगे क्या? अमोनिफिकेशन, और फिर से फॉर्मेशन हो जाएगा किसका? अमोनिया का। तो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन फिक्स की गई अमोनिया नाइट्राइट या नाइट्रेट के फॉर्म में, ये सॉइल नाइट्रोजन पूल हुआ आपका। इस नाइट्रेट को प्लांट ने एब्जॉर्ब किया, अपनी जो है प्रोटीन बनाया। प्लांट की प्रोटीन को एनिमल ने खाया, अपना जो प्रोटीन बनाया। डेथ दोनों की हुई, तो इनके बायोमास को डिके किया गया बैक्टीरिया और फंजाई की मदद से, और यहाँ पर अमोनिया फिर से वापस रिलीज हुई। एट द प्रोसेस विल बी टर्म्ड एज व्हाट? अमोनिफिकेशन। ठीक है, क्लियर हो गया? जब भी डिकेइंग बायोमास से बेटा अमोनिया बनाते हैं तो दैट प्रोसेस विल बी टर्म्ड एज अमोनिफिकेशन। आराध्या पटेल, कल के क्लास में बेटा ये फिर वापस पढ़ाया जाएगा, ये सारे का डिटेल अभी बाकी है। ठीक है, कोई बात नहीं सना। सना आप इसको यहीं पे बंद कर रहे हैं, ठीक है? चलो क्वेश्चन और कर लेते हैं। एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन थी, डिफरेंट मीन से वो सॉइल के नाइट्रोजन पूल में आई। सॉइल के नाइट्रोजन पूल से प्लांट ने इसको क्या किया? एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब किया तो अपनी प्रोटीन वगैरह बनाया, विटामिन बनाया, हार्मोन्स बनाया, न्यूक्लिक एसिड बनाया। ठीक है, वो हुआ क्या? प्लांट बायोमास। प्लांट को एनिमल ने खाया, एनिमल खाया तो उसके अंदर आया, फिर एनिमल ने अपनी प्रोटीन, विटामिन, हार्मोन्स और बाकी सारी चीजें, न्यूक्लिक एसिड वगैरह बनाई हम, तो वो एनिमल बायोमास हुआ। दोनों की डेथ हो गई, तो बैक्टीरिया और फंजाई ने उसको क्या किया? डिके किया। उसे डिकेइंग बायोमास बोलते हैं। डिकेइंग बायोमास से फिर से वापस जो है फॉर्मेशन हो गया सॉइल के अंदर किसका? अमोनिया का। और डिकेइंग बायोमास से अमोनिया का बनना, दैट विल बी टर्म्ड एज व्हाट? अमोनिफिकेशन। बस इतना ही बताया, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन, which plant growth regulator is responsible for, which plant growth regulator is responsible for increasing photosynthetic surface area? Type fast. -5 आंसर आने लगे। जिन लोगों ने भी साइटोकाइनिन टाइप किया है
वो +4 और जिन्होंने दूसरा टाइप किया -5। चलो दूसरा क्वेश्चन, which growth regulator is responsible for increasing absorptive surface area? Type fast. आकाश कुंडू वेरी गुड बेटा, शुभम जैन वेरी गुड, अभिनव वेरी गुड, विशेष जैन, माँ गलत, बिट्टू गलत। Absorptive surface area is increased by ethylene. Very good, well done. ज्यादातर लोगों ने सही जवाब दिया, कुछ ने गलत दिया। The growth regulator which is produced during vernalization are similar to that of टाइप करना है GA3 वेरी गुड, वेल डन। वर्नलिन similar to that of GA3, very nice. The flowering hormone is very good बेटा, बिल्कुल नहीं। फ्लावरिंग हार्मोन में क्या आएगा आपको बताया था ना, फ्लोरिजन है। क्या है? फ्लोरिजन, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन सुनो ध्यान से, अब पेयर्ड क्वेश्चन आ गया। विच ग्रोथ रेगुलेटर इज रिस्पॉन्सिबल, फ्लोरिजन होगा। मोहम्मद तौसीफ आजम, क्या होगा बेटा? फ्लोरिजन क्लास में पढ़ाया था ना, हाइपोथेटिकल फ्लावरिंग हार्मोन इज फ्लोरिजन, है ना। अगला क्वेश्चन सुनो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following pair of growth regulators are responsible for inducing flowering in both pineapple and mango? पेयर, मैक्सिमम का जवाब सही आ रहा, वेल डन, डबल यस। आंसर विल बी ऑक्सिन एंड इथाइलिन, वेरी नाइस। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, which growth regulator is antagonistic to apical dominance with respect to auxin? Antagonistic for apical dominance with respect to auxin. आंसर गया साइटोकाइनिन, वेल डन। जिन्होंने साइटोकाइनिन बोला वेरी नाइस, वेल डन। अगला क्वेश्चन, योर नेक्स्ट क्वेश्चन, linear growth curve is found in which type of growth rates? Which type of growth rates and found in which part of the plant? जवाब सबका सही आ रहा है, अरिथमेटिक ग्रोथ रेट हो जाएगा और रूट एंड शूट अपेक्स, वेरी गुड, वेल डन, सही है। मोस्ट स्टेबल ग्रोथ कर्व इज, अगला क्वेश्चन, मोस्ट स्टेबल ग्रोथ कर्व इज सिग्मोइड, वेरी नाइस, वेल डन, वेरी गुड। दूसरा, एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, ट्रू और फॉल्स लिखना है। Plant shows open form of growth as well as open form of differentiation. True, very good, well done. मजा आ रहा है आज तो, मुझे बहुत मजा आ रहा, तुझे पता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, पेयर में टाइप करना है, इंटरनोडल इलॉन्गेशन इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, फिर इंटरनोडल इलॉन्गेशन इज सबमर्ज्ड राइस। ग्रोथ रेगुलेटर का नाम टाइप करना है। कुछ के जवाब सही आ रहे हैं, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। आंसर विल बी जिबरलिन्स एंड इथाइलिन। उनके लिए क्लैपिंग करो जिन्होंने सही जवाब दिए, मोस्टली सही जवाब दिए, तो खुद के लिए क्लैपिंग करो, ठीक है।
क्यों सबमर्ज्ड राइस में तनिषा हमने नहीं पढ़ाया था? इंटरनोडल इलांगेशन की वजह से राइस की लीफ फ्लडेड एरिया में वाटर सरफेस पे फ्लोट करने लगती है। पढ़ाया तो था, पढ़ाया था ना बेटा? पढ़ाया था ना? हाँ पढ़ाया था। सब देखो टाइप कर रहे हैं तनिषा। चल अगला क्वेश्चन, which of the following chemical is used to break seed dormancy? दो केमिकल बताया था लास्ट में जो सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करते हैं। प्रोड्यूस नहीं करना, ब्रेक करना है। यस, ब्रेक करना है। बहुतों के आंसर सही आए हैं। वो करेक्ट आंसर है क्या? केमिकल मैंने पूछा है ना, केमिकल इसलिए पूछा क्योंकि एक ग्रोथ रेगुलेटर, दूसरा केमिकल, केमिकल में दोनों हो जाएंगे। तो आंसर विल बी Ga3 प्लस नाइट्रेट। वेरी नाइस, योर आंसर विल बी Ga3 प्लस नाइट्रेट। Examples of environmental heterophily. Examples of environmental heterophily. Very good. बस वही शॉर्ट फॉर्म लिख दे, मैं समझ जाऊंगा। CCl लिख दिए, जो चालू थे वो लिख दिए CCl। आलसी लोग हैं, सोचे कि उतना लंबा क्या लिखूं, CCl लिख के काम चला लो। पर कोई बात नहीं, उसी में याद रखना है। और अगर सेम क्वेश्चन आ गया फॉर डेवलपमेंटल हेटेरोफिली, देन व्हाट विल बी योर आंसर? बटरकप। वेरी नाइस, वेल डन। एक क्वेश्चन और बता दो, विच ग्रोथ रेगुलेटर इज मैक्सिमली यूज्ड फॉर मॉर्फोजेनेसिस पर्पस इन टिश्यू कल्चर? फॉर मॉर्फोजेनेसिस पर्पस इन टिश्यू कल्चर। ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। वेरी गुड, वेल डन। पूछ लिया ना पूरा? मजा आया? आज क्वेश्चन और में मजा आया? तो आगे मिनरल न्यूट्रिशन भी तैयार करके रखना है ना, वही पूछूंगा। अभी इसमें भी पूछूंगा, है ना? पूछूंगा, तुझे अच्छा लगेगा, तो तैयार भी हो जाएगा सारा, है ना? तो कल का होमवर्क है, एक्सरसाइज जो है, हाँ बटर कप आएगा नहीं, इन्वायरमेंटल हेटेरोफिली में मैंने आपको CCl पढ़ाया था, कोरिएंडर, कॉटन, लार्कस्पर, ठीक है? और इन्वायरमेंटल नहीं, सही कह रहा मोहम्मद तौशीफ, इन्वायरमेंटल में एक ही था बटर कप, और डेवलपमेंटल में CCl था। सही कह रहा है, डेवलपमेंटल में CCl था और इन्वायरमेंटल में क्या था? बटर कप था। ठीक है, कोई बात नहीं, जल्दबाजी में हो जाता कभी। ठीक है, आपको अच्छे से याद है, राइट याद है, सबने वही कहा, कोई बात नहीं। बाय बाय बेटा, टेक केयर, हैव अ नाइस डे अहेड। अपना ख्याल रखना। बाय बेटा, टेक केयर।